हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा के साथ। लेकिन ये ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली है मेरी ही एक फ्रेंड और मेरी पार्टनर, क्योंकि लाइफ की कुछ टेम्परेरी बिजी रूटीन की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं ला पा रही। और मैं चाहती हूँ कि आपको हर ड्रामा की वीडियोस जल्दी जल्दी से मिले। जैसा आप लोगों ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया, मैं चाहती हूँ कि अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मेरी फ्रेंड को भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करे, ताकि वो नई वीडियोस जल्दी जल्दी लाने के लिए मोटिवेटेड रहे। तो चलो बढ़ते हैं हमारी सीरीज की तरफ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज सीरीज के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीरीज के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड येरान को, जो कि इस वक्त बेकरी के बाहर चॉकलेट्स बेचते हुए लोगों को बता रही थी कि अगर कोई चॉकलेट खरीदता है तो बलून्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कुछ देर बाद वो रेस्ट करने के लिए बैठती है, तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है जो उससे पूछ रही थी क्या तुम फ्री हो, जिस पर वो सोचने लगी कि आज वैलेंटाइंस डे है और देखो जरा मैं यहाँ ओवर टाइम में बिजी हूँ। इतने में उसे उसके बॉस की आवाज आ जाती है, तभी वो अंदर आकर पूछने लगी कि क्या सब ठीक है। शॉप ओनर उसे बेकरी के अंदर मौजूद कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए कहता है। तभी वो देखती है कि उसका बॉस एक्चुअली सभी बेकरी प्रोडक्ट्स पर डेट को चेंज कर रहा है और ये रेन अच्छे से जानती थी कि ये सारी प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। तभी वो कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप क्यों किसी की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जवाब में उसका ऑनर कहने लगा कि जब तक मुझे पैसे मिलते रहे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जिंदगी खतरे में जाती है और किसकी सेहत अच्छी होती है। कुछ देर बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो बेकरी में ब्रेड लेने के लिए आया था। तभी रेन उसके पास आकर कहने लगी कि ये ब्रेड मत खरीदो, ये एक्सपायर हो चुकी है, बल्कि ऐसा करो तुम ये वाली रख लो। इस पर वो बच्चा रोने लगता है। तभी ऑनर उसके पास आकर कहने लगा कि रैन ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कस्टमर्स को मेरे खिलाफ और गलाने की। रैन कहने लगी मैं आपको कभी भी छोटे बच्चों की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। इतने में वो बच्चा वापस अपनी मॉम के साथ अंदर आ जाता है। उसकी मॉम ऑनर को थप्पड़ मारते हुए कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे छोटे बेटे को बुली करने की, याद रखो मैं आइंदा कभी भी तुम्हारी शॉप में पाँव भी नहीं रखूंगी। रैन का बॉस जो पहले ही उसे काफी डिसअपॉइंट हो चुका था, इसके बाद मजीद गुस्से में आ गया, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम एक बहुत ही अजीम हस्ती हो, मुझे नहीं लगता कि मेरी शॉप तुम्हारे काम करने के काबिल है, इसलिए प्लीज अपना बिस्तरा समेटो और यहाँ से निकलने की करो। जिस पर वो कहने लगी कि मुझे भी यहाँ पर काम करने का कोई शौक नहीं है, जल्दी से मेरी सैलरी क्लियर करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। जिस पर बॉस कहने लगा कि कौन सी सैलरी, कहाँ की सैलरी, मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाला। रैन कहती है कि मैं तुम्हें सू करूंगी। जिस पर ऑनर उसे बताता है याद रखो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जब बॉस और वर्कर वाली कोई बात ही नहीं बची तो फिर तुम किस हैसियत से मुझे सू करोगी, इसलिए प्लीज यहाँ से निकलने की करो। ये रैन भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। तभी उसे कहने लगी तुम शायद जानते नहीं, लेकिन आज से 2 दिन पहले मैंने इस बेकरी से एक ब्रेड खरीदी थी। इसको खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। तभी मैंने उस ब्रेड का टेस्ट करवाया तो उसका बैक्टीरियल काउंट लिमिट से ज्यादा था, और अगर इस रिपोर्ट को लेकर मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें कितना बड़ा फाइन देना पड़ेगा, इसलिए अच्छा होगा कि शराफत के साथ मुझे मेरी सैलरी दे दो। बॉस कहने लगा याद रखो कि अगर तुम ये कंप्लेन करती हो तो मेरे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ इसी शॉप में काम किया है। जिसके जवाब में वो कहने लगी कि मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे बीच में तो बॉस और वर्कर वाला कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। लेकिन खैर जो भी है, फिलहाल मैं जा रही हूँ हेल्थ ब्यूरो में ये एप्लीकेशन देने के लिए, और उसके बाद में आपकी कंप्लेन अर्बन मैनेजमेंट में भी दे दूंगी। तभी उसका बॉस कहने लगा कि ठीक है तुम जीत गई, मैं अभी के अभी तुम्हारी सैलरी दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तभी वो जाने लगी तो उसे 3000 युवान की अमाउंट रिसीव होती है। इस पर उसे दोबारा से गुस्सा आने लगा। तभी वो अपने बॉस से पूछती है आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी सैलरी ज्यादा बनती है, आपने मुझे सिर्फ 3000 युवान क्यों दिए। जिस पर उसका ऑनर कहता है तुम शायद भूल रही हो, लेकिन तुमने कुछ दिन पहले मेरी बेकरी से काफी आइटम्स खरीदे थे। तभी ये रैन कहने लगी कि वो सारी चीजें एक्सपायर थी, तुम उसके पैसे मुझसे कैसे डिडक्ट कर सकते हो। तभी वो कहने लगा कि थी तो एक्सपायर, लेकिन ली तो तुमने मेरी ही बेकरी से थी ना। लेकिन रैन के जाने के बाद बॉस को पता चलता है कि उसे तो कोई टेस्ट करवाया ही नहीं था, बल्कि उसके हाथ में मौजूद पेपर एक सिंपल सा पेपर था। तभी इस तरह ईरान के हाथों उल्लू बनने पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं जो फायर होने के बावजूद भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और सोच रही थी कि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। लोग अपनी जिंदगी जीते हैं जबकि मैं खुद अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ, लेकिन जो भी हो जाए मैं हिम्मत कभी भी नहीं हारूंगी, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें रिजॉर्ट सी होटल दिखाया जाता है, जिसके ऑनर युबाई अभी होटल में इंटर हो रहे थे। तभी उनका स्टाफ उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मिसेस लू काफी नाराज है। बात कुछ यूँ है कि वो शावर ले रही थी। तभी उनकी नजर शावर हेड पर मौजूद एक छोटे से स्टैंड पर चली गई, और उसके बाद उन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनसे इतनी दफा कहा कि मैं उनका रूम चेंज कर देती हूँ, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एक्चुअली उनको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था।
उससे मजीद बताया जाता है कि रूम नंबर 508 में मौजूद गेस्ट के जाने के बाद जब रूम की सफाई की गई तो वहाँ से 2 हैंगर्स गायब थे। पूछता है कि क्या तुमने उस गेस्ट को कॉल करके उनसे हैंगर का नहीं पूछा, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैंने कॉल की थी लेकिन कॉल किसी ने रिसीव ही नहीं की। युवाई को मजीद बताया जाता है कि मिस्टर चैन 2 दिनों में अपने रूम से चेकआउट करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ड्री रूम में उनके सूट से जो बटन खोया था वो अभी तक नहीं मिल सका। युवाई कहने लगा मुझे लगता है कि मुझे सारी चीजों को खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी गेस्ट ने 0 रिव्यू दे दिया तो मेरे होटल की रेटिंग खराब हो जाएगी और ऑब्वियसली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तभी वो मिसेस लू से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है। मिसेस लू पहले ही काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी, तभी कहने लगी देखो युवाई तुम्हारे स्टाफ ने क्या किया है, हमारे शावर हेड के ऊपर इतना बड़ा स्टेन लगा हुआ था, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो मैं क्या करती। तुम अच्छे से जानते हो कि इससे हमारे पानी में जर्म्स या वायरस आ सकते हैं। तभी युवाई कहने लगा कि मैं आपको सारी चीजों की सेटिस्फेक्शन कराकर ही यहाँ से जाऊंगा और साथ ही मिसेस ल्यू से कहने लगा कि हमारा वाटर सिस्टम जर्मनी से एक्सपोर्टेड है, उसमें किसी जर्म्स या वायरस का होना एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद ही इसको टेस्ट कर लेता हूँ और साथ पड़े गिलास को उठाकर शावर से पानी पी लेता है। और रही बात शावर हेड पर लगे स्टेन्स की, तो एक्चुअली वो स्टेन्स है ही नहीं, हमारा शावर सिस्टम मेटल का है जिसके ऊपर डिजाइनिंग हुई है। एक्चुअली आपकी की हुई कोई भी कंप्लेंट वैलिड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके रूम को अपग्रेड करके आपको लग्जूरियस रूम में शिफ्ट कर दूं, जिस पर मिसेस ल्यू कहने लगी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन युवाई कहने लगा कि आप हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि युवाई मिसेस ल्यू से कहता है मुझे लगता है कि आपको टेस्टिंग सेशन में हमें ज्वाइन करना चाहिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बुलवा लूंगा, आपको जरूर आना पड़ेगा। और इसके साथ ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अपने रूम में आते ही युवाई की तबीयत खराब होने लगी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसने शावर का पानी पी लिया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह उसके इस एक्शन को अनडू किया जाए। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो बताने लगा कि मिस्टर चैन का बटन हमने पता करवाया था लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर हमने उस तरह का बटन खरीदा तो हम बजट से आउट हो जाएंगे। तभी युवाई कहने लगा कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड ने एक शॉप के बारे में बताया था जहाँ पर वो बटन आसानी से मिल सकता है, वो भी कम रेट पर। युवाई अपने मैनेजर से कहने लगा कि तुम्हें वहाँ पर जाकर उस बटन को लाना होगा, जिस पर मैनेजर कहने लगा बॉस मैं पिछले 2 दिनों से सिर्फ 3-3 घंटे सो रहा हूँ, हर कोई आपकी तरह मेहनती नहीं होता, इसलिए प्लीज मुझ पे तरस खा लो। तभी युवाई कहने लगा कि ठीक है तुम अपना वैलेंटाइन डे एंजॉय करो, मैं खुद जाकर बटन ले आऊंगा। जबकि दूसरी तरफ हम ही रैंक को देखते हैं जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड चू से मिलने के लिए आई थी। तभी वो देखती है कि चू इस वक्त किसी और लड़की के साथ मिंगल हो रहा है। रैंक उसके सामने पड़ा गिलास उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंकते हुए कहने लगी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी और तुम्हारी लाइफ को सेटल करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, आज वैलेंटाइन डे है जिस पर मैं ओवर टाइम लगा रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मेरा और तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, जबकि तुम किसी और के साथ रंग रलियां मनाने में बिजी हो। तभी चू कहने लगा कि देखो तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड ये रैंक से कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चू के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की, जिस पर चू कहने लगा कि इसे कुछ भी मत कहो, एक्चुअली उसका गुस्सा जायज है। ये रैंक एक दफा फिर पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर उंडेलते हुए कहने लगी कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाने की गलती भी मत करना और भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में ये रैंक नाम की कोई लड़की भी मौजूद थी। जबकि उसके देखा देखी आसपास की टेबल पर मौजूद बाकी लड़कियां भी चू के मुंह पर पानी फेंकते हुए उसे एक बेवफा इंसान कहती हैं। अपना टूटा हुआ दिल लेकर कुछ ही देर में रुयांग अपनी फ्रेंड शैन से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। वो शैन को बताती है कि किस तरह चू ने उसे धोखा दिया, जिस पर शैन कहने लगी मैं तो पहले ही चाहती थी कि तुम उसे छोड़ दो, सामने आ गई, मुझे पूरा यकीन है कि किस्मत में तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का लिखा हुआ होगा और वो पहले ही तुम्हारा वेट कर रहा होगा। इसके साथ ही शैन उसे एक बटन दिखाते हुए कहती है कि एक बहुत बड़े होटल में इसको भिजवाना है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसको वहाँ पर ड्रॉप कर दो, इस तरह मैं तुम्हारी वहाँ पर बुकिंग करवा के तुम्हें एक दिन के लिए रहने की परमिशन भी दिलवा सकती हूँ। हो सकता है होटल में किसी अच्छे इंसान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए और तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त भी हो जाए। इसके साथ ही वो कार्ड उसको देते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बुकिंग पहले ही करवा दी है। लेकिन इसके साथ ही शैन को होटल से कॉल आ जाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि बटन को पिक करने के लिए होटल का स्टाफ खुद अपना आदमी भिजवा देगा, इसलिए उसे ड्रॉप करवाने की जरूरत नहीं है। काफी देर तक वेट करने के बाद कोई भी वहाँ पर बटन को रिसीव करने के लिए नहीं आया था। तभी शैन कहने लगी कि मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, देखो ये लोग कितने अनप्रोफेशनल हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं कि किसी को वेट कराना कितनी गलत बात है, मैं इनकी वजह से बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती। तभी ये रैंक कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम बटन मुझे दे दो, जिसे लेना होगा मुझसे ले लेगा। बटन ये रैंक को देने के बाद शैन वहाँ से जा चुकी थी। तभी ये रैंक की नजर पीछे बैठी एक लड़की पर जाती है जो अपने बेटे को खाना खिलाते हुए उसे बता रही थी कि खाना तुम्हारी सेहत के लिए कितना जरूरी है।
अभी वहाँ पर युबाई आ जाता है जो शेन को ढूंढ रहा था। ये रैंक उसे बटन देते हुए कहने लगी कि एक्चुअली शेन किसी जरूरी काम से चली गई है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा देर कर दी थी आने में। लेकिन युबाई को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये रैंक उसे थैंक्स बोलते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी युबाई उसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई वॉशरूम है, एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना है। तभी रैंक उसे लेकर एक वॉशरूम की तरफ चल पड़ती है, जिसकी हालत देखते ही युबाई को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे जिंदगी में ये भी दिन देखने थे। तभी वो रैंक से कहने लगा कि प्लीज मुझे किसी और टॉयलेट की तरफ ले चलो, जिस पर वो कहने लगी कि देखो ये एक पब्लिक टॉयलेट है और बाकी की टॉयलेट भी एसी की तरह है, इसलिए प्लीज गुजारा कर लो। अब वो वॉशरूम यूज करने के अलावा युबाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले ही रैंक से कहता है कि यहाँ से जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं मेरा वेट करना होगा, मैं निकलूंगा तो हम दोनों साथ ही चलेंगे। उसके अंदर जाते ही रैंक के लिए वहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। जबकि वॉशरूम के अंदर जाते ही युबाई को वॉशरूम में आने पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। इसी दौरान उसके पॉकेट से वो बटन नीचे गिर जाता है। इतने गंदे फर्श से वो बटन उठाने के अलावा युबाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी वो बटन उठाते हुए कहने लगा कि क्या तुम चली गई हो, देखो तुम चली गई हो ना, मैंने तुमसे कहा भी था कि मत जाना। तभी खुद ही रैंक किसी भी तरह वहाँ से दूर जाना चाहती थी। वो काफी फासले पर जा चुकी थी। तभी उसे च्यू के मैसेजेस आते हैं जो उसे बता रहा था कि वो उसे कितना मिस कर रहा है और ये कि वो आइंदा कभी भी उसके साथ चीटिंग करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन ये रैंक को अब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो उसे ब्लॉक करते हुए उसका नंबर डिलीट कर देती है। उसे याद आता है कि शेन ने उसके लिए एक बहुत बड़े होटल में रूम बुक किया था। तभी वो होटल की तरफ चल पड़ी। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं जो होटल पहुंच चुका था और अपने मैनेजर को बटन देते हुए कहने लगा कि इसे सैनिटाइज करवाओ। मैनेजर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहने लगा कि मुझे कुछ भी मत पूछना और मन ही मन में कहने लगा कि वो लड़की बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं थी। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। तभी वहाँ पर ये रैंक की एंट्री होती है जो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन रूम में एंटर होते ही उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना लग्जूरियस रूम भी एग्जिस्ट करता होगा। रूम में मौजूद मिनी बार को देखते ही उसकी खुशी आसमानों को छूने लगी और वो वहाँ पर खुलकर एंजॉयमेंट करने लगी। वो आज की रात बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अच्छे से आइडिया था कि इस तरह का मौका उसे दोबारा फिर कभी नहीं मिलना। वो न सिर्फ खुलकर गुनगुना रही थी बल्कि ऊंची ऊंची आवाज में चीख भी रही थी और चीखते हुए कह रही थी कि रैंक तुम्हें जितनी एंजॉयमेंट करनी है आज कर लो क्योंकि इसके बाद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं जो अपने रूम में शावर ले रहा था। तभी उसे मैनेजर की कॉल आ जाती है जो उसे कह रहा था कि एक्चुअली गेस्ट की तरफ से कंप्लेन आ रही है कि रूम नंबर 8050 से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही है। युबाई कहने लगा कि मैन को भेजकर इस मैटर को सॉल्व करवाओ। तभी मैनेजर बताता है कि एक्चुअली मैन मिस्टर चैन का सूट ठीक करवा रहा है इसलिए वो अवेलेबल नहीं है, जिस पर युबाई कहने लगा कि ठीक है मैं खुद देख लेता हूँ। उसी देर में युबाई रैंक के दरवाजे पर मौजूद था। ये रैंक को देखते ही वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जबकि ड्रंक ही रैंक कहने लगी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वो कहने लगी प्लीज मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बल्कि तुम मुझे मत बताओ क्योंकि मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑफ है। युबाई उसे बताता है कि तुम्हारे चिल्लाने की आवाजों की वजह से बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं इसलिए प्लीज उनका ख्याल करो। वो जाने लगा। तभी रैंक उसे हक कर लेती है। युबाई उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। तभी रैंक नीचे गिरने लग जाती है, जिस पर युबाई को ना चाहते हुए भी उसे संभालना पड़ा और वही रैंक को लेकर बेड की तरफ आता है। वही रैंक को बेड पर डाल चुका था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसका सारा कोट खराब कर दिया है। तभी वो खुद को शांत करते हुए कहने लगा कि फिलहाल ये एक गेस्ट है इसलिए मुझे पेशेंट रहना होगा। वो वहाँ से जाने लगा तो ये रैंक एक दफा फिर उसे रोकते हुए कहने लगी च्यू तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी एहसास ना हुआ। वह एक दफा फिर उसे बेड पर डालने की कोशिश करता है लेकिन जमीन पर पड़ी बोतल की वजह से वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इसी तरह अपनी जान छुड़ाते हुए युबाई वहाँ से जाने लगा। तभी ये रैंक साइड टेबल पर पड़ी बोतल उसके सर पर मारते हुए कहने लगी च्यू तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कभी भी माफ नहीं करती। जबकि उसके वार से युबाई पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अगली सुबह युबाई की आंख खुलती है तो ये रैंक का हाथ हौले हौले उसकी चेस्ट की तरफ जा रहा था। तभी वो उसके हाथ रोकते हुए कहने लगा कि बस बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही रैंक की आंख खुलती है अपने साथ बेड पर मौजूद युबाई को देखती ही वो उसे केक करके नीचे गिराते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या तुम भूल चुके हो कि ये मेरा प्राइवेट रूम है। इसके जवाब में युबाई कहने लगा कि तुमने मेरे साथ कल रात जो कुछ भी किया वो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक याद रखूंगा। मैं कभी नहीं भूलने वाला कि तुमने एक ही रात में मुझे कितनी सजाएं दी। रैंक कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि तुम्हें मुझे दरवाजे से घसीटकर अंदर लाई थी। चलो ठीक है कि रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं है लेकिन मेरे सर पर लगी चोट इसका सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने कल रात मेरे साथ कितनी नाइंसाफियां की हैं। लेकिन ये रैंक भी अपने नाम की एक थी। तभी कहने लगी कि मुझे तुम्हारी इन खाली खोली धमकियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला, जल्दी से मेरे रूम से निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उसी देर में रैंक नीचे आती है तो रिसेप्शन पर उसे बताया जाता है कि उसे कुछ पेमेंट करनी है, जिस पर वो कहने लगी कि मेरा रूम तो पहले ही बुक हो चुका था, मुझे क्यों पेमेंट करनी है भला। जिस पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक्चुअली रूम आपका पहले ही बुक हो चुका था, लेकिन आपने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, उन बेवरेजेस के लिए आपको 600 युआन देने होंगे और ना चाहते हुए भी रैंक को पेमेंट करनी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जिसके आते ही मैनेजर उसे पूछने लगा कि आप कहाँ पर थे, मैंने आपको आपके रूम में ढूंढा लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे और आज आपको देर भी हो गई, ये काफी अजीब बात है। एक्चुअली आप अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए काफी लेट हो रहे हैं। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ मीटिंग के लिए। कुछ ही देर में वो मीटिंग को ज्वाइन कर चुका था। तभी उसका कजन उसे बताने लगा कि एक्चुअली मैंने कुछ नई स्ट्रैटेजीज सोची हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ शेयर की जाए। स्ट्रैटेजीज शेयर करने के बाद उसका कजन उसे कहने लगा, मुझे हैरानी है कि तुमने अपने होटल की 0 नेगेटिव रिव्यूज के रिकॉर्ड को अभी तक कैसे कायम किया हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। सीरीज के अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जो इस वक्त अपने कोलीग से रैंक के बारे में ही बात कर रही थी और कह रही थी मैंने उस लड़की से 600 युआन मांगे तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे मैंने उससे उसके दोनों गुर्दे मांग लिए हों। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर एक लड़की 5 स्टार होटल में रात गुजारना अफोर्ड कर सकती है तो 600 युआन देते हुए उसे मौत क्यों पड़ रही है। लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर खड़ी रैंक ये सारी बातें सुन रही है। अंदर आते ही रैंक कहने लगी कि 600 युआन तुम्हारे लिए एक छोटी रकम होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्या तुम जानती हो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर 600 युआन में 30 केजी मीट आ जाता है। हमारे इलाके के स्वीपर 5-5 घंटे काम करने के बावजूद भी पूरे हफ्ते में 600 युआन नहीं बना पाते। लेकिन तुम लोगों को ऐसे लगता है जैसे ये सारे पैसे दरख्तों पर लगते हो। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने गेस्ट का लिहाज करना चाहिए। कहने को तो ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन इसकी सर्विस इतनी बेकार है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कम से कम यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर और यहाँ की सर्विस को मैं सिर्फ 1 स्टार देना ही पसंद करूंगी। और इसके साथ ही रैंक वहाँ से चली गई। दिन शिफ्ट होता है तो हम ये रैंक को देखते हैं, जो अपने घर में बैठी मैगी खाते हुए काफी गुस्से में सोच रही थी कि वो लड़की मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है। क्या 5 स्टार होटल में काम करने का मतलब ये है कि आपके पास कोई दिल ना हो। मैं अभी इनको नेगेटिव 5 स्टार रेटिंग देती हूँ, फिर देखना इनका दिमाग कैसे काम करना शुरू करता है। और इसके साथ ही वो मोबाइल फोन उठाकर उन्हें नेगेटिव रेटिंग देने लगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका इतना सख्त रिएक्शन आएगा। कमेंट सेक्शन कमेंट से भर चुका था। ये रैंक के कमेंट्स के बाद सभी लोगों का यही ख्याल था कि इस तरह के होटल में आइंदा कभी भी स्टे करने के लिए नहीं जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं, जिसको बताया जाता है कि सी रिजॉर्ट होटल पर किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है, जिसकी वजह से होटल को बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना है। तभी लुयान कहने लगी कि इस मुश्किल वक्त में वो जरूर युपाई का साथ देगी और उसके होटल को प्रमोट करने में उसकी हेल्प जरूर करेगी। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। एपिसोड 2 के सीन 1 में हम युबाई को देखते हैं, जो एक मीटिंग के लिए आ रहा था। तभी लुयान कहने लगी कि देखो मुझे चाइना वापस आए हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे अपने होटल की सक्सेस की वजह से तुम्हें कुछ ज्यादा ही गरूर आ गया है। लेकिन युबाई उसे बिल्कुल भी लिफ्ट कराने के मूड में नहीं था। उसी देर में मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर लुयान को स्टेज पर एड्रेस करने के लिए बुलाया जाता है। तभी युबाई को बताया गया कि नेगेटिव रिव्यू की वजह से उसका होटल अब नंबर 2 पर आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए काफी शॉकिंग बात थी। युबाई उन सबका एड्रेस करते हुए कहने लगा कि ये कोई फेक या अनबाइस्ड रिव्यू नहीं है, बल्कि बिल्कुल ऑनेस्ट है और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं, जो अपने मैनेजर से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि हाँ मैं रुयान को ढूंढने के लिए पहुंच चुका हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उस लड़की को मना लूंगा ताकि वो अपना रिव्यू डिलीट कर दे। मैनेजर युबाई को बताता है कि रुयांग एक पार्ट टाइम एक्टर है और इस वक्त वो शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद है। युबाई उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है, जहाँ पर रुयांग डाइन का रोल कर रही थी। कम से कम इस तरह का सिनेरियो युबाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो भी था युबाई की एंट्री की वजह से उन्हें सीन कट करना पड़ा और सभी एक्टर्स को लंच के लिए ब्रेक दी जाती है। अपने गेटअप की वजह से रुयान को पहचानना युबाई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो अपने मैनेजर से बात करते हुए कह रहा था कि उसको देखते ही मैं उसको ब्राइब दे दूंगा और फिर तुम देखना वो कैसे अपना रिव्यू डिलीट कर देती है। दरअसल पीछे बैठी रुयान उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे पूरी तरह आइडिया हो चुका था कि युबाई यहाँ पर उसको रिश्वत देने के लिए आया है। तभी वो कहने लगी अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुयांग को ढूंढने के लिए युबाई अंदर जाता है। तभी रुयांग खिड़की से एक अधकटा सर उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे वो डर के मारे चीखते हुए वहां से बाहर भाग गया। डर के मारे वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा। तभी मैनेजर उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहने लगा मुझे लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जल्दी से यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बाकी की बात रास्ते में बताता हूँ। चीज आगे बढ़ती है तो हम युबाई को देखते हैं, जो इस वक्त शैन के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद था और उसे बता रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी फ्रेंड हमारे होटल से नाराज होकर गई है। ऑब्वियसली किसी का गेस्ट उससे नाराज होकर उसके घर से चला जाए, ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मैंने उस रिसेप्शनिस्ट को भी फायर कर दिया
किया है। मैं उससे मिलने के लिए उसके सेट तक गया, लेकिन शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। प्लीज शैन मेरी हेल्प करो, तुम जानती हो ना अपनी गेस्ट को नाराज करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी शैन कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, तो मेरे सामने उससे बात करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगी। शैन यूरैंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था। तभी शैन कहने लगी मुझे लगता है कि उसका शूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और वो अभी तक सेट पर मौजूद है। तभी युवा कहने लगा जब तक मैं उस लड़की से मिलकर उससे माफी ना मांग लूं मुझे चैन नहीं मिलने वाला। जिस पर शैन कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, उससे मिलने के लिए तुम उसके घर पर क्यों नहीं चले जाते। युवा एक्साइटेडली कहने लगा कि एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि एक्चुअली मुझे लगता है कि उसे मुझे माफ कर ही देना चाहिए, भले मुझे उसके घर क्यों ना जाना पड़े। शैन कहने लगी याद रखो आज उसकी बर्थडे भी है, इसलिए जाने से पहले उसके लिए गिफ्ट जरूर लेते जाना, मुझे पूरा यकीन है कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा और वो तुमसे खुश हो जाएगी। इस सीन में हम यूरैंग को देखते हैं जो सारे दिन की थकान के बाद बिलाखिर अपने घर पहुंच चुकी थी और वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी। तभी अपनी बर्थडे की खुशी में वो अपने लिए केक ऑर्डर करने लगी, जिस पर उसे रियलाइज होता है कि सभी केक्स बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो सोचने लगी कि चाइना में महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। लेकिन बिलाखिर उसने अपने लिए केक ऑर्डर कर ही लिया। सीन शिफ्ट होता है तो हम लुयांग को देखते हैं जिस वक्त अपने मैनेजर से पूछ रही थी कि टीवाई का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मुझे क्यों नहीं मिला, जिस पर मैनेजर बताता है कि एक्चुअली हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, सभी होटल स्पेशली सी रिजॉर्ट होटल हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है। लेकिन लुयांग कहने लगी कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ टीवाई का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त रैंक के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक मॉल में मौजूद था। तभी उसका सामना लुयान से होता है जो उसको देखते हुए कहने लगी कि वैसे तो हमारी मुलाकात कई महीनों बाद होती है, लेकिन देखो आज एक ही दिन में हमारा 2 दफा सामना हुआ है, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। जिस पर युबाई कहने लगा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। लुयान उससे पूछने लगी मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हो, ये हार्ड टू गेट का इंप्रेशन देना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो गया है। लेकिन युबाई को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इतने में सेजकर युबाई को बताती है कि उनका सामान पैक किया जा चुका है, जिसको देखते ही लुयान पूछने लगी कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स तुम किसके लिए खरीद रहे हो। जिसके जवाब में युबाई कहता है कि मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ और आज दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे मैटर्स में खुद को इन्वॉल्व मत किया करो, और वैसे भी कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनके लिए महंगी महंगी चीजें खरीदने का दिल करता है। अगले सीन में हम रैंक को देखते हैं जिस वक्त बेचैनी से अपने ऑर्डर डिलीवर होने का वेट कर रही थी। तभी वो डिलीवरी गर्ल को कॉल करके पूछती है कि आखिर तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। उसी देर में केक डिलीवर किया जा चुका था। रैंक उस लड़की से पूछने लगी कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। रैंक अपना केक लेकर अंदर जाती इससे पहले ही वो डिलीवरी गर्ल कहने लगी कि प्लीज मुझे 5 स्टार रेटिंग जरूर देना। जिस पर रैंक कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अपना टास्क तुमने अच्छे से किया भी नहीं और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें 5 स्टार रेटिंग देनी चाहिए, मुझे तो तुम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रही। इतने में वहाँ पर डिलीवरी गर्ल की बेटी आ जाती है जिसको देखती ही वो कहने लगी कि तुम ऊपर क्यों आई, तुम्हें बोला तो था कि नीचे वेट करो। उनकी बेटी को देखते ही रैंक का मन पिघलने लगा। तभी वो केक का एक स्लाइस लाते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी बेटी के लिए है, लेकिन वो लड़की उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। इस पर रैंक कहने लगी कि अगर तुमने इसे एक्सेप्ट ना किया तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग नहीं दूंगी, और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रैंक दरवाजा बंद करने लगी। तभी वहाँ पर युबाई की एंट्री होती है जिसको रैंक बिल्कुल भी अपने घर में घुसने की परमिशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन युबाई काफी ठिठाई से उसके घर में घुस जाता है। तभी रैंक शॉपिंग बैग देखते हुए कहने लगी कि तुम क्या लाए हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। युबाई कहने लगा तुम मेरे होटल से नाराज होकर आई हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। रैंक कहने लगी और अब तुम चाहोगे कि मैं उस रिव्यू को डिलीट कर दूं। युबाई कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वो रिव्यू ऑनेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें डिलीट करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने होटल में प्रोफेशनल स्लीपर के तौर पर हायर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद रैंक का गुस्सा तो जैसे झाग की तरह बैठ गया और वो पूछने लगी कि तुम इसके लिए मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर युबाई बताता है कि तुम्हें $200 दिए जाएंगे, लेकिन रैंक कहती है कि मुझे तो आइडिया भी नहीं कि प्रोफेशनल स्लीपर क्या करते हैं। जिस पर युबाई कहता है कि तुम्हें हमारे होटल में स्टे करना होगा, वहाँ की सारी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होगा, बस इतनी सी बात है। ये रैंक के तो तेवर ही बदल गए थे। तभी कहने लगी कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। लेकिन युबाई कहने लगा कि उसे चाय नहीं पीनी, और इसके साथ ही वो रैंक को यकीन दिलाता है कि जहाँ जहाँ उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ युबाई उसका साथ जरूर देगा। अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो फायर किए जाने के बाद अपना सामान पैक करने के लिए होटल आई थी। तभी वो अपने कुलीग को बताने लगी कि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे सलाह देती है कि वैसे भी यहाँ पर रैंक आने ही वाली होगी, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर उसकी कुलीग बताती है कि एक्चुअली होटल ने रैंक को प्रोफेशनल स्लीपर के तौर पर हायर कर लिया है और मिस्टर युबाई के ऑर्डर से उसको हाईएस्ट स्टैंडर्ड की VIP सर्विस देनी होगी। सीरीज आगे बढ़ती है तो रैंक होटल पहुंच चुकी थी और वो युबाई से स्टाफ की सैलरी
सैलरी के बारे में पूछ रही थी। एक्चुअली वो देखना चाहती थी कि स्टाफ को उनकी सर्विसेज के मुताबिक सैलरी मिलती हुई है या नहीं। ईरान को उसका रूम दिखाने के बाद युबाई उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ हफ्ते के सिर्फ 3 दिन रहना होगा, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं यहाँ पर हफ्ते के 7 दिन रहना चाहती हूँ। युबाई के इनकार पर उसे गुस्सा आने लगा और वो वहाँ पर मौजूद हर एक चीज के बारे में नेगेटिव रिव्यू देने लगी। तभी युबाई वहाँ से चला जाता है। युबाई के जाने के बाद होटल स्टाफ ईरान के लिए केक और वाइन लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब युबाई के ऑर्डर्स पर किया जा रहा है। उनके जाने के बाद ईरान सोचने लगी कि युबाई काफी केयरिंग इंसान है। अगली सुबह ईरान की आंख खुलती है तो एज अ प्रोफेशनल स्लीपर वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर चुकी थी। होटल में मौजूद हर एक चीज पर नजर रखते हुए वो देखना चाहती थी कि क्या हर चीज अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक है भी या नहीं। होटल में मौजूद हर एक चीज पर उसकी कड़ी नजर थी, लेकिन वो काफी हद तक सेटिस्फाइड थी और वो हर एक चीज की पिक्चर्स ले रही थी। इसी दौरान उसने एक वास तोड़ दिया। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो उस वास को चेंज कर देती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस वास की जगह उसने एक टूटा हुआ वास रख दिया है। अगले सीन में ईरान होटल का खाना एंजॉय कर रही थी, तभी वहाँ पर युबाई अपने मैनेजर के साथ आ जाता है और उससे पूछता है कि वाईटी प्रोजेक्ट का क्या बना। मैनेजर बताता है कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट हमें मिलने ही वाला था, लेकिन नेगेटिव रिव्यू की वजह से अब वो लोग काफी हेजिटेट कर रहे हैं, जिस पर वो कहने लगा कि किसी भी तरह हमें इस प्रोजेक्ट को हासिल करना होगा। मैनेजर युबाई को कुछ नई चीजें लॉन्च होने के बारे में बताता है। तभी युबाई कहने लगा कि हमारी टेस्टर को लेकर वहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए चले जाओ और मैं चाहता हूँ कि हमारे टेस्टर इसको खुद एक्सपीरियंस करें। मैनेजर युबाई से कहता है, मुझे लगता है कि आप इसको जरूरत से ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, जिस पर युबाई कहने लगा कि तुम भी इसके साथ जाओगे। तभी मैनेजर ईरान के पास आकर उससे कहता है कि जब आप खाना खा चुकी हो तो प्लीज मेरे साथ चलिएगा। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ द क्विकी एंड द चार्मिंग की एपिसोड नंबर 3 के साथ। बट बिफोर वी कंटिन्यू द सीरीज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सीरीज के फर्स्ट सीन में हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त अपने मैनेजर और यूरैंक के साथ मौजूद था। मैनेजर यूरैंक को बताता है कि हमें अपने होटल के लिए म्यूजिक थीम सिलेक्ट करना है और हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारी हेल्प करें, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। म्यूजिक सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि म्यूजिक सुनते ही मुझे नींद आ जाती है। जिस पर युबाई कहने लगा कि नहीं, आप हमारे प्रोफेशनल स्लीपर है। ईरान कहने लगी, मुझे लगता है कि हाँ कहने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी मैनेजर कहने लगा कि आपके साथ जाने के लिए मिस्टर युबाई बिल्कुल रेडी है। जिस पर युबाई कहने लगा कि ये मैंने कब कहा। मैनेजर के जाने के बाद ईरान युबाई से कहने लगी कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। युबाई के पूछने पर वो कहने लगी, एक्चुअली मेरी वजह से आपने जिस रिसेप्शनिस्ट को फायर किया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको दोबारा से हायर कर लें। युबाई कहने लगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस लड़की ने मेरे होटल का रिकॉर्ड खराब किया है। मैं दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहा हूँ, अपनी रातों की नींदें मैंने हराम कर रखी है, लेकिन उसने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। रैंग उसे समझाती है कि देखो, हम सब इंसान हैं, गलती हम में से किसी से भी हो सकती है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके जवाब में युबाई कहने लगा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो इस वक्त अपना सामान वापस रख रही थी। तभी उसके कोलीग्स उससे पूछने लगी कि ये सब कैसे हो गया। जिस पर वो कहने लगी, मैंने सिफारिश ही ऐसी करवाई थी कि उनको मानना ही पड़ा। किसी के दुखती रख पर कैसे पाँव रखना है ये मुझसे अच्छा कौन जानता होगा, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि युबाई ईरान को कभी भी इनकार नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं जो एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था और अपने ड्राइवर से पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है। जिस पर ड्राइवर बताता है कि मैंने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है। तभी श्वान कहने लगा कि ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया है। लुयान को अपना ड्राइवर समझते हुए वो उसकी गाड़ी में अपना सामान रखने लगा। तभी लुयान उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए नहीं आई। लेकिन ये सब लुयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो कहने लगी, तरह मुझे ऊपर से नीचे तक देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्राइवर होंगी। तभी वो अपने ड्राइवर को कॉल करके पूछता है तो उसे यकीन हो चुका होता है कि ये उसके ड्राइवर है ही नहीं। अपनी इस गलती पर वो माफी मांगता है। तभी लुयान गाड़ी से उसका सामान उतारने के बाद वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं जो ईरान के साथ म्यूजिक सुनने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन म्यूजिक की वजह से ईरान को बार बार नींद आ रही थी। वो युबाई के कंधे पर सर रखकर सोने लगी, लेकिन युबाई उसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालता है। ईरान को नींद के शदीद झटके लग रहे थे, लेकिन युबाई मुसलसल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में म्यूजिक बंद हो चुका था। तभी पियानिस्ट उनसे पूछती है कि मेरा म्यूजिक कैसा था। जिस पर वो कहने लगी कि बहुत जबरदस्त था। वो लड़की पूछने लगी कि अगर आप लोग कोई सजेशंस देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जिसने म्यूजिक सुना ही ना हो वो क्या सजेशंस देगी। तभी ईरान कहने लगी कि क्या तुम हम दोनों की एक पिक्चर्स ले सकती हो। युबाई पूछने लगा कि तुम पिक्चर क्यों ले रही हो। जिस पर ईरान कहने लगी, एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ।
तभी उनकी टेम्पररी फोटोग्राफर उन दोनों को एक दूसरे के करीब आने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें स्माइल करने के लिए कहने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ से बाहर आ चुके थे और दोनों अपने इस एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे थे। तभी रैंक कहने लगी, तुमने मुझे इतना अच्छा म्यूजिक सुनवाया, मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें डिनर कराना चाहिए। युबाई कहता है कि इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर वो सख्ती से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए जल्दी से खाना खाने के लिए चलो। कुछ देर में इरैंग युबाई को लेकर अपनी फेवरेट फूड स्ट्रीट पहुंच चुकी थी, जहां पर मौजूद सभी वर्कर्स उसको बहुत अच्छे से पहचानते थे। वो न सिर्फ हर एक स्टॉल से खाना खा रही थी, बल्कि उनको बहुत अच्छे सजेशंस भी दे रही थी, जिससे उसके स्ट्रॉन्ग फूड टेस्ट का पता चलता है। ये सब देखते हुए युबाई काफी हैरान था। बिलाखिर एक स्टॉल पर आते हुए वो खाने को अप्रूव करती है तो कुक कहने लगा कि मैंने तुम्हारी सभी सजेशंस को फॉलो किया था। स्टॉल्स को ट्राई करने के बाद वो युबाई को लेकर एक छोटे से रेस्टोरेंट आती है और आते ही युबाई से कहने लगी कि इस सारे फूड स्ट्रीट में ये मेरी फेवरेट जगह है और यहाँ का खाना एकदम परफेक्ट है, बल्कि अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। जिस पर युबाई काफी हैरान हुआ और कहने लगा कि भला यही जगह तुम्हारे नेगेटिव रिव्यू से कैसे बच गई। जिस पर वो कहने लगी कि मैं बिला वजह किसी को नेगेटिव रिव्यू नहीं देती। में वहाँ पर वेटर आ जाता है जो कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या ऑर्डर करना है, बस आज मुझे सर्विंग्स डबल करनी होगी। जिस पर वो कहने लगी कि बिल्कुल ऐसा ही है और युबाई के साथ अपनी बात कंटिन्यू करते हुए उसे कहने लगी कि एक्चुअली मैं बिला वजह किसी को नेगेटिव रिव्यू नहीं देती। मुझे लगता है कि हमें बिला वजह झूठ बोलने से अच्छा है कि हम सच बोल दें, इसकी वजह से अगले में इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ ही देर में ऑर्डर सर्व हो चुका था तो युबाई कहने लगी कि मुझे तो ये जगह बहुत ज्यादा एवरेज लग रही है, देखो इनकी डम्पलिंग्स के साइज में डिफरेंस है, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे। जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली ये हैंडमेड है। युबाई एक दफा फिर ऑब्जेक्ट करता है कि इनकी प्रेजेंटेशन काफी पुअर है और देखो इनके तो बर्तन भी टूटे हुए हैं। जिस पर वो कहने लगी कि जब तक खाने का टेस्ट अच्छा हो और उसके सभी इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हो तो बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। इसके साथ ही वो युबाई को बताने लगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड एक होम स्टे चलाते थे, बल्कि मेरी पूरी फैमिली ही वो चलाती थी, जहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा रश लगा हुआ होता था। एक दफा टूर पे आया हुआ एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे होम स्टे आ गया, लेकिन उन सब के लिए खाना बनाना आसान नहीं था, इसलिए मेरे डैड हमारी पूरी फैमिली और उन सब लोगों को लेकर यहाँ पर आ गए। यहाँ के शेफ्स और हमारी फैमिली ने उस दिन एक साथ खाना बनाया था। ये सॉसर भी मुझसे उसी दिन टूटा था, इसलिए मैं जब भी आती हूँ इसी बर्तन में खाना मंगवाती हूँ। लेकिन खैर जो भी है, तुम खाना खाओ, मुझे पूरा यकीन है कि डम्पलिंग्स तुम्हें जरूर अच्छे लगेंगे। जिसको खाने के बाद युबाई सच में काफी कन्विंस हो चुका था, लेकिन उससे पूछता है कि आखिर तुमने वो होम स्टे अब तक जारी क्यों नहीं रखा। जिस पर युरैंग बताती है कि एक्चुअली अब होटल्स की बड़ी बड़ी चेनें काम करती हैं, जहाँ पर इतने छोटे रेस्टोरेंट होम स्टे को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता और न ही कोई इनमें जाना चाहता है, इसलिए हमने उस काम को रोक दिया। सीन शिफ्ट होता है तो हम युबाई को देखते हैं जो इस वक्त अपने स्टाफ के साथ होटल में मौजूद था और उन्होंने आज से ओपन किचन स्टार्ट कर दिया था। वो अपने स्टाफ से कह रहा था, मुझे पूरा यकीन है होटल में मौजूद हमारे गेस्ट उन्होंने आज से बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगी और साथ ही कहने लगा, देखो कितना अजीब लगेगा जब हम गेस्ट के सामने रोटी को फ्लिप करेंगे, और वो सब हंसने लगे। जबकि दूसरी तरफ हम इरैंग को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी काम कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि काम करने वाली मेड रो रही है। वो उसके पास आकर पूछने लगी कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, लेकिन मेड बात को टालने की कोशिश करती है। जिस पर ये रंग कहने लगी कि देखो तुम्हें बताना तो जरूर पड़ेगा, आखिर तुम क्यों रो रही हो। तभी वो बताती है कि एक्चुअली मैंने ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी जो कि काफी एक्सपेंसिव थी। काफी पैसा जमा करने के बाद मैंने उनको ऑर्डर किया था, लेकिन देखो उसको यूज करते ही मेरे स्किन पर एलर्जी आ गई। जब मैंने कंप्लेन करना चाहिए तो कंपनी कहती है कि ये उनका फॉल्ट नहीं है। मुझे लगा था कि मेरी कंप्लेन के बाद वो मुझे रिफंड करेंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये एलर्जी उनके प्रोडक्ट्स की वजह से हुई है। ईरान उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि इतनी आसानी से हम उसकी जान नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें तुम्हें रिफंड तो करना ही पड़ेगा। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम ईरान को देखते हैं जो अपने रूम की तरफ जा रही थी। तभी उसे स्टाफ की आवाजें आती हैं जो कि एक्चुअली उसी का मजाक उड़ा रही थी। एक लड़की कह रही थी, क्या तुम जानती हो वो एक नंबर की पेंडू लड़की है, जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता, वो सारा दिन या तो सो रही होती है या फिर खाती रहती है, और इस सब के बावजूद भी वो हम सब में से टॉप पोजीशन पर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने ऐसा क्या कमाल कर दिया है, उसे इतने पर्क्स और प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। और तुम लोगों को एक फनी बात बताऊं, उस दिन वो टॉवल खा रही थी क्योंकि उसे लगा ये कॉटन कैंडी है। ये सब सुनने के बाद ऑब्वियसली रैंक को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। तभी वो अंदर आते हुए उस लड़की से कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारा मेकअप कर सकती हूँ, और उसके साथ ही उसका मेकअप करने लगी। एक्चुअली इस पिक्चर के थ्रू उसने उस लड़की के चेहरे को बहुत ज्यादा एलर्जिक दिखाया था और उसे उस कंपनी के पेज पर पोस्ट करते हुए रिव्यू देने लगी कि ये प्रोडक्ट्स कितनी बेकार हैं। अगले सीन में ये रैंक को दिखाया जाता है जो एलिवेटर यूज करने लगी थी। तभी उसकी नजर एक एल्डर अंकल पर पड़ती है जो कि अपने सामान को घसीटते हुए
हुए एलिवेटर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। इरैंग उनके लिए एलिवेटर रोकती है, लेकिन उनको आने में बहुत ज्यादा देर लग रही थी क्योंकि उनकी ट्रॉली ठीक से चल नहीं पा रही थी। इरैंग उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक लड़की लिफ्ट को लेकर चली जाती है, लेकिन इरैंग पेशेंटली उनकी हेल्प करते हुए कुछ ही देर में उनको नीचे ले आती है, जिस पर अंकल उसे थैंक्स कहते हुए कहने लगे कि अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करता। इरैंग ऊपर आती है, तभी उसका सामना मेट से होता है, जो उसे थैंक्स कहते हुए बताती है कि एक्चुअली मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं, और क्या आप जानती हैं कंपनी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है ताकि मैं उस रिव्यू को डिलीट कर दूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन मेट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अपनी पिक्चर अपलोड होने की वजह से उसकी कोलीग कितनी ज्यादा अपसेट है और वो कितने गुस्से में है। इरैंग वहाँ से सीधे अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है और अब मुझे पैसों की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं। ग्रैंडमा, क्या आप जानती हैं जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो जाए तो आपको सिर्फ सांस लेनी पड़ती है और पैसा खुद ब खुद आपके पास चल कर आता है। ग्रैंडमा इरैंग को कुछ पैसे देने की कोशिश करती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अमाउंट जमा की है। इरैंग बिल्कुल भी वो पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडमा इंसिस्ट करती है। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जो अपने बचपन की गलियों में घूमते हुए इरैंग को मिस कर रहा था और वो अपने गुजरे हुए पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। वो उस घर में इंटर होता है जहाँ पर उसने इरैन के साथ और अपनी बाकी फैमिली के साथ अपना बचपन गुजारा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इरैन भी इस वक्त इसी घर में मौजूद है। अगले सीन में हम युबाई को देखते हैं, जो अपने होटल के ओपन किचन पे अपने शेफ को कुछ नूडल्स बनाने के लिए कहता है। खाने के बाद वो कहने लगा कि तुम्हारे हाथ का स्वाद ही कुछ और है। शेफ उसे कहता है, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको अपने काम को थोड़ा इजी लेना चाहिए, बल्कि आपको कुछ मल्टीविटामिन्स यूज करनी चाहिए। जिस पर युबाई कहने लगा कि काश तुम डॉक्टर बन जाती तो ज्यादा अच्छा होता। इस पर शेफ कहने लगा कि कभी कभी हमें किस्मत के फ्लो के साथ बहना पड़ता है। युबाई एक दफा फिर उसे बताता है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत मजे का है, बिल्कुल ऐसा जैसे बचपन में मेरी मॉम बनाया करती थी। एपिसोड के लास्ट सीन में इरैंग वापस अपने होटल आती है, तभी उसका सामना युबाई से होता है, जिसको देखते ही वो कहने लगी कि जिंदगी तब हसीन होती है जब कोई आपका वेट कर रहा हो। युबाई उसके पास आते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास प्यार करने के लिए टाइम है, और इस बात ने इरैंग को बहुत ज्यादा शॉक कर दिया था। एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट लाने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। एपिसोड नंबर 4 के फर्स्ट सीन में हम इरैंग को देखते हैं, जो युबाई से पूछ रही थी कि तुम क्या बात कर रहे थे, जिस पर युबाई कहने लगा, मेरा मतलब था कि क्या तुम्हारे पास डेट करने के लिए टाइम है। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ पर चलो। जिस पर इरैंग कहने लगी कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, तुमने तो तमाशा ही लगा लिया है। इस पर युबाई कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई इशू नहीं है, और साथ ही वो इरैंग को बताता है कि तुम्हें लेकर किसी ने कंप्लेन की है। इस पर इरैंग बताती है कि उसने एक अंकल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसलिए मुझे उसको टोकना ही पड़ा। युबाई उसे समझाता है कि वो हमारी गेस्ट थी, जिस पर इरैंग कहने लगी कि वो अंकल भी आपके ही गेस्ट थे, और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए कि आपके होटल में मैं वीआईपी हूँ। युबाई उसे समझाता है कि देखो, भले वो लड़की गलत थी, लेकिन वो हमारी गेस्ट थी, तुम्हें उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम उसके सामने तुम्हें अच्छी अखलाक से आना चाहिए था। जिस पर वो कहने लगी कि तुम एक बहुत ही फेक इंसान हो, इसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत ही नहीं है। युबाई जानता था कि वो कभी भी इरैंग को कन्विंस नहीं कर सकता, तभी वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम युबाई को देखते हैं, जो अपने रूम में मौजूद था, लेकिन इरैंग की बातें उसे बुरी तरह से हॉन्ट कर रही थी। वो एक फेक इंसान है, ये बात उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो इरैंग को कॉल करके उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर नींद से जागने वाली इरैंग को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी कि मैं 5 मिलियन युवान का जैकपॉट हिट कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ हिट करना चाहोगे। युबाई कहने लगा, तुम कह रही थी कि हमें अपने होटल को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिस पर वो कहने लगी कि कुछ भी कर लो, यहाँ पर कार्ड्स खेलवाओ या पजल्स क्रिएट करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको एंटरटेनिंग बनाओ। लेकिन प्लीज तुम्हें जितनी भी डिस्कशन करनी है कल आराम से कर लेना, इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिस पर युबाई कॉल ड्रॉप कर देता है, तभी रैंक सोचने लगी कहीं ये मुझे जॉब से निकाल तो नहीं देगा। ये शिफ्ट होता है तो हम श्वान को देखते हैं, जो इस वक्त एक कंसल्टेंट से पूछ रहा था कि मुझे कौन से होटल को चूज करना चाहिए। जिस पर वो बताता है कि लुयान का होटल बहुत जबरदस्त है, लेकिन सीरीज और होटल भी दोबारा से टॉप पर आ चुका है। तभी श्वान कहने लगा, आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया है, ऐसा करें इन दोनों में से जिसको चाहे चूज कर ले। सीरीज आगे बढ़ती है तो हम लुयान को देखते हैं, जो वापस चाइना आ चुकी थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके होटल ने वाईटी प्रोजेक्ट को खो दिया है। सेक्रेटरी उससे बताती है कि एक्चुअली युबाई के ओपन किचन आइडिया ने सारी गेम बदल दी। वाईटी कंपनी को उनका ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लगे हाथों पूरा प्रोजेक्ट ही उन्हें दे दिया। लेकिन युबाई को इस तरह प्रोजेक्ट मिलना ऑब्वियसली लियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तभी वो कहने लगी कि युबाई, मैं यहाँ पर हमेशा हारने के लिए नहीं आई, तुम देखो कि मैं तुम्हें कितना टफ टाइम देती हूँ। अगली सीन में हम ईरान को देखते हैं, जो स्टाफ को एक गेस्ट से बात करते हुए देख रही थी। एक्चुअली उस गेस्ट को कुछ मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन स्टाफ कह रहा था कि वो उनको इस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। गेस्ट बताता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी मेडिसिन खत्म हो चुकी है,
मैं खुद मेडिसिन लेने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन स्टाफ एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो वर्कर रैंक के पास से गुजरने लगी, रैंक उससे पूछती है कि ये क्या मैटर है, जिस पर वो बताने लगी कि एक्चुअली उन अंकल को कुछ मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि हम उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेडिसिन देखते ही रैंक को आइडिया हो जाता है कि वो अंकल शायद हार्ट पेशेंट है और इस वक्त उनको मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी वो मेडिसिन लेने के लिए वहाँ से जाने लगी। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए लियान उसके होटल पहुंच चुकी थी और उसे कह रही थी, मुझे लगा था कि तुम अपने प्रिंसिपल्स के बहुत ज्यादा पक्के हो, लेकिन अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम जैसा असूलों का पक्का इंसान ओपन किचन को कैसे प्रपोज कर सकता है, या फिर शायद मुझे हराने के लिए तुमने अपने प्रिंसिपल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तभी युबाई कहने लगा कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हें हराने में नहीं बल्कि अपनी जीत में है, और वैसे भी अपने होटल की सक्सेस के लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। रियान को रियलाइज होता है कि युबाई को ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट है और न ही उसके लाए हुए गिफ्ट में, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर उस लड़की को देख रहा था जो बाहर की तरफ भाग रही थी। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईरान थी, जो इस वक्त अंकल की मेडिसिन लेने के लिए पाँव अपने सर पर रखकर भाग रही थी। अंधाधुन भागते हुए ईरान मेडिसिन लेने के लिए पहुंच चुकी थी, जबकि पूरे रास्ते उसको याद आ रहा था कि किस तरह उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था और इस सदमे से कोई और दो चार हो, ये बात वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो मेडिसिन लेकर वापस होटल आती है तो अंकल को देने के लिए उनके रूम तक चली गई। अंकल उसे पेमेंट करते हैं जो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सामने खड़ा वर्कर सेल्फी ले रहा था जिसमें ये सब कुछ कैप्चर हो गया। जबकि दूसरी तरफ होटल स्टाफ को दिखाया जाता है, जहाँ रिसेप्शन पर बैठी लड़की अपने कोलीग से कह रही थी कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार मैं बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जरूर जीतूंगी और तुम देखना कि मैं ये कितनी आसानी से करती हूँ। में वहाँ पर श्वान की एंट्री होती है, जो पहले ही नजर में रिसेप्शनिस्ट को भाग गया था। रिसेप्शनिस्ट उसके बात करने के अंदाज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और उसे कहने लगी कि अगर 5 बजे से पहले आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि 5 बजे तक यहाँ पर मेरी ही ड्यूटी है। अपना कार्ड लेने के बाद श्वान अपने रूम में जाता है, तभी एक दफा फिर वहाँ होटल स्टाफ की एंट्री होती है, जो उसे फ्रूट प्लेटर देने के बाद कहने लगे कि अगर इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। श्वान उनमें से एक का वेश ठीक करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा वेश हमेशा नीट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कंपनी को और आपके होटल को प्रेजेंट करता है। रिसेप्शनिस्ट की तरफ वो दोनों भी श्वान की पोलाइटनेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वो दोनों जा चुकी थी, तभी श्वान का कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो इसी होटल में है। अगले सीन में हम होटल स्टाफ को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी लंच ब्रेक एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ श्वान को भी डिस्कस किया जा रहा था। वो सभी श्वान को बहुत ज्यादा एडमायर करने लगी थी। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अब से युबाई के लिए मेरी वैसी लॉयल्टीज नहीं रही। तभी उसकी फ्रेंड्स पूछने लगी कि क्या तुम अब श्वान को पसंद करती हो, जिस पर वो कहने लगी कि पसंद तो नहीं लेकिन एडमायर जरूर करती हूँ। इस सब पर युबाई को मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। एक इंसान जो इतना अमीर हो और फिर इतना जेंटल हो, मुझे समझ नहीं आती कि ये बात कैसे पॉसिबल हो सकती है। ऊपर से उसका बात करने का अंदाज उफ एकदम कातिलाना है। सीन शिफ्ट होता है तो हम ईरान को देखते हैं, जो इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। तभी स्टाफ की तरफ से उसे एक पजल दिया जाता है और बताया जाता है कि ये गिफ्ट आपके लिए किसी ने भिजवाया है। ईरान को पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे युबाई का हाथ है। तभी वो सीधे युबाई के पास चली जाती है और उसे कहने लगी कि इस सब की क्या जरूरत थी, आखिर तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। युबाई पूछने लगा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जिस पर ईरान पूछती है कि पजल गिफ्ट करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। तभी युबाई उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कोई भी पजल गिफ्ट नहीं किया। ईरान जान चुकी थी कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो वहाँ से जाने लगी, तभी दरवाजा लॉक हो चुका था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी युबाई भी उसकी हेल्प करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। ईरान उसे टॉन्ट करते हुए कहने लगी, देखो जरा, ये 5 स्टार होटल है जहाँ के दरवाजे फंस जाते हैं और खुलने का नाम ही नहीं लेते। युबाई अपने मैनेजर को कॉल करने के लिए फोन ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि फोन उसके पास है ही नहीं। कुछ देर में लाइट चली गई, जिससे सोने पर सुहागा हो गया। युबाई की नजर ईरान के हाथों में मौजूद उसके फोन पर जाती है तो वो कहने लगा कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा फोन था तो मुझे बताया क्यों नहीं। ईरान कुछ कहती से पहले ही वो मैनेजर को कॉल करके उसे कहता है कि मेरी हेल्प के लिए आओ, जिसमें मैनेजर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे तुम्हारी चीप प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी, बार बार मुझे परेशान मत करो। मैनेजर के कॉल ड्रॉप करने पर युबाई उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, तभी फोन डेड हो गया। ईरान उसे कहने लगी, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी कि मेरे फोन में चार्ज नहीं है, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब हो। इसी दौरान अंधेरा होने की वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिस पर ईरान उसकी आंखें फूंकते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारा जख्म ठीक कर दूंगी, जिस पर युबाई उसे बताता है कि मेरे सर पर लगी है, इसलिए प्लीज अपनी मेहरबानियां बंद कर दो। स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम युबाई को देखते हैं, जो ईरान के साथ अपने लिए चादर बिछा रहा था और साथ ही उसे कह रहा था, याद रखो कि इसमें एक भी शरबत
नहीं होनी चाहिए। जिस पर ईरान कहने लगी तुम सच में बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट हो, कहीं तुम्हें ओसीडी तो नहीं। तभी युबाई कहने लगा देखो ये कितना अनोखा एक्सपेरिमेंट है, आज देखो हमें बेसमेंट में सोना पड़ रहा है। जिसके जवाब में ईरान कहने लगी मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कुछ अनोखा नहीं लग रहा, बल्कि मैं इससे पहले भी बहुत दफा बेसमेंट में सो चुकी हूँ। बेसमेंट में क्या, मैं तो अंडरग्राउंड टनल तक में सो चुकी हूँ। युबाई को तो जैसे यकीन ही ना आया। तभी वो पूछने लगा कि क्या तुम सच में बेसमेंट में सो चुकी हो। जिस पर वो बताती है कि हाँ, बहुत सुकून आता है बेसमेंट में सोते हुए, लेकिन कभी कभी मुझे जू और लिल बहुत तंग करते थे। जब वो नहीं सोते थे तो उनकी की हुई डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे भी देर तक जागना पड़ता था। तभी युबाई उसे पूछता है कि ये जू और लिल कौन है। जिस पर ईरान कहने लगी कि ये हमारे बेसमेंट के चूहे थे। ये सब बातें न सिर्फ युबाई को बहुत अजीब लग रही थी, बल्कि चूहों का नाम सुनते ही वो काफी डर गया, क्योंकि उसे आइडिया हो चुका था कि हो सकता है इस बेसमेंट में भी चूहे पाए जाते हों। जबकि ईरान उसकी इस हालत को एंजॉय कर रही थी। अगली सुबह होटल स्टाफ उस वेयर हाउस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर का मंजर देखते ही उन सबके छक्के छूटने लगे, क्योंकि ये सिनेरियो कम से कम उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ईरान और युबाई एक दूसरे के काफी करीब सो रहे थे। जैसे ही ईरान की आंख खुलती है, अपने सामने इतने सारे लोगों को देखते हुए वो किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी ना रही और सर झुकाते हुए वहाँ से चली गई। जबकि युबाई भी वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले किसी से ये कहना ना भूला कि इस बारे में किसी को कुछ बताने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेकिन युबाई के सख्त वार्निंग के बावजूद भी पूरे होटल स्टाफ में ये बात फैल चुकी थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि युबाई के साथ वेयर हाउस में मौजूद लड़की कौन थी। सभी लोग इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि युबाई न सिर्फ मैरिड है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। जबकि दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जिसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह ईरान के करीब कैसे जा सकता है, और वो सोचने लगा पता नहीं वो इस बारे में क्या सोचती होगी। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो आते ही युबाई से पूछने लगा कि क्या ये बात सच है कि आप ट्विंस के फादर हैं। जिस पर युबाई कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है, ट्विंस तो क्या, मेरा तो एक बेबी भी नहीं है, इनफैक्ट मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। जिस पर वो कहने लगा पता नहीं, अगर आप इसको सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि पूरे होटल स्टाफ में बात फैल चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी बात है मुझे सच सच बता दो, इस तरह छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर युबाई उसे टाई से पकड़ते हुए कहने लगा कि अपनी हद में रहो, मैंने एक दफा कह दिया ना कि ऐसी कोई बात नहीं है तो नहीं है। जिनमें हम ईरान को देखते हैं, जो अपने रूम से निकल रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए युबाई और उसकी टीम पर पड़ती है। तभी वो शर्माकर दोबारा अपने रूम में घुस जाती है, लेकिन सोचने लगी कि भला मैं क्यों छुपूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे अपना मुंह छुपाकर रूम में बैठना पड़े। मैं ब्रेवली सबको फेस करूंगी। तभी वो रूम से बाहर आ जाती है। लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बाद युबाई को फेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। वो छुपके वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी उसका सामना रिसेप्शनिस्ट से होता है, तो उसे पुकारते हुए कह रही थी कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। और उसकी इस हरकत पर ईरान को बहुत गुस्सा आने लगा। अगले सीन में हम ईरान को देखते हैं, जो होटल की पिक्चर्स लेने में बिजी थी। तभी वहाँ पर वर्कर आ जाती है, जो उसे पानी देते हुए कहने लगी क्या तुम जानती हो हमारे आगे पीछे आजकल क्या हो रहा है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम हर टाइम पिक्चर्स लेने में बिजी हो। क्या तुम्हें पता है मिस्टर युबाई मैरिड है, न सिर्फ इतना बल्कि वो 2 बच्चों के बाप भी हैं। और ये ऑब्वियसली ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो वर्कर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और तभी शन को कॉल करके ये सब के बारे में बताते हुए कहने लगी कि देखो वो कितना बड़ा स्कमबैग है। तभी ईरान को एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, और वो कहने लगी कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जरूर आऊंगी। ईरान रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तभी उसके सामने से युबाई और उसके मैनेजर आ रहे थे, जिसको देखते ही युबाई अपने मैनेजर से फाइल ले लेता है। लेकिन ईरान उसे कहने लगी कि ये फाइल तुमने उल्टी पकड़ी हुई है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर युबाई को गुस्सा आता है, और वो कहने लगा कि मुझे फाइल उल्टी पकड़ने की आदत है, तुम अपनी टेंशन लो। लेकिन साथ ही मैनेजर को वहाँ से भेज देता है और खुद ईरान का पीछा करने लगा। जबकि दूसरी तरफ हम श्वान को देखते हैं, जिसको अपनी तरफ आता देखकर रिसेप्शनिस्ट खुद को संभालने लगी। तभी श्वान उसके पास आकर अपनी की लेता है और साथ ही उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ईरान स्टे कर रही है। इस पर वो बताती है कि हाँ, वो इसी होटल में स्टे कर रही है। श्वान उसका रूम नंबर पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो लड़की वो जा रही है। ईरान को देखते ही श्वान तेजी से उसका पीछा करने लगा। काफी देर तक वो उसके पीछे चल रहा था। तभी उसके सामने युबाई की गाड़ी रुकती है, जो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था। तभी ईरान गाड़ी में बैठ गई। युबाई उससे पूछता है कि उसे फैशन टावर क्यों जाना है, जिस पर वो बताने लगी कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तभी वो कहता है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें अभी 3 और दिन मेरे होटल में स्टे करना है, तो फिर इंटरव्यू देने की क्या जरूरत पड़ गई। ईरान काफी गुस्से में थी और कहने लगी कि मैं खुद ड्राइव करूंगी। युबाई उसे ड्राइविंग सीट देते हुए कहने लगा क्या तुमने आज सुबह अपनी मेडिसिन नहीं लिया, क्या वजह है, तुम बहुत गुस्से में हो। जिस पर वो कहती है शुक्र करो मैंने तुम्हें पंच नहीं मार दिया। युबाई के पूछने पर ईरान बताती है कि देखो उस रात जो कुछ भी हुआ वो कोइंसिडेंट था और तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने पूरे होटल में मशहूर करवा दिया है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। सब लोग हमें लेकर बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा
कहा कि एक नहीं 2 बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हो? और ये सब युवा के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसके साथ ही हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।